बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं इम्यूनोलॉजी। अच्छा, इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले क्या है कि इम्यून सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट इज बोन मैरो, दूसरे नंबर पे थाइमस। ठीक है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? कि बॉडी की फौज है। बॉडी के अंदर कोई भी आप इन्फेक्शन आएगा, कोई कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो ये उसके ख़िलाफ़ बॉडी को इम्यूनिटी देता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के लिए हमारे मेन जो सेल्स हैं वो होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स में बोन मैरो और थाइमस। जो बोन मैरो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से। ठीक है, तो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो जो ब्लड के अंदर होते हैं, जिनके अंदर हमारे लिकोसाइट्स भी हैं, ये लिकोसाइट्स ही डिवाइड होकर बी सेल्स और टी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? बोन मैरो से। तो बोन मैरो जो है वो मेन प्राइमरी ऑर्गन है जो आपके इम्यून सिस्टम का। ठीक है, अच्छा, ना सिर्फ बोन मैरो इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि ये बी सेल्स की मैच्योरेशन के भी काम आता है। आगे चल के हम हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन पहले भी इतना याद रखें कि जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उनमें दो मेन ऑर्गन्स हैं, बोन मैरो और थाइमस। थाइमस की क्या है? थाइमस एक ऑर्गन होता है जो आपकी मीडियास्टिनम के अंदर होता है। मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम कौन सा पोर्शन होता है? दो लंग्स के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, तो थाइमस का मेन काम क्या होता है? टी सेल्स की मैच्योरेशन। आपको क्वेश्चन आएगा कि बी सेल्स की मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, तो आंसर इज बोन मैरो। टी सेल्स की मैच्योरेशन कहाँ से होती है? फ्रॉम द थाइमस। ठीक है, बी से बोन मैरो और बी से बी सेल्स मैच्योरेशन के हिसाब से, टी से टी सेल्स और टी से थाइमस। अच्छा, अब आते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स। सेकेंडरी ऑर्गन से क्या मुराद है? वो वाले ऑर्गन्स जो जहाँ से हमारे जो ये बी सेल्स और टी सेल्स हेल्प लेते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स और पायस पैचेस। ठीक है, आपने नोट किया होगा जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन के ड्रेनिंग एरियाज के लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। फर्स्ट की आपका दांत दुख रहा है, आपका गला ख़राब है, तो आपको अपने गले में दर्द महसूस होता है। वो आपने अगर पलपेट करें तो आपको लिम्फ नोड्स भी पलपेट हो जाती हैं। ठीक है, हर इन्फेक्शन का ये स्प्लीन को ऐसे समझ लें कि स्प्लीन बॉडी का फिल्टर है। कोई भी इन्फेक्शन जो ब्लड के अंदर जाएगा वो स्प्लीन से फिल्टर होके आगे जाएगा। ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स और पायस पैचेस। पायस पैचेस क्या होते हैं? ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जब पेशेंट हमारे जिस्म में इन्फेक्शन कहाँ से दाखिल हो सकता है? खाने के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, हवा के अंदर इन्फेक्शन होगा, तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे फौज खड़ी की हुई है। तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं उनको हम कहते हैं पायस पैचेस। ये पायस पैचेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हमल होते हैं जब पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो। टाइफाइड का ऑर्गेनिज्म कहाँ से दाखिल होगा? खाने से, फीकल ओरल रूट से। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड है ये बॉडी के अंदर तकरीबन हर जगह पे मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में मेन चीज़ आती है फॉलिकल, मिडल्ला और कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, लिम्फ नोड्स इज ए सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज ए सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। दूसरी बात कि इस होता क्या है, जब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन ने फिल्टर होना है। ठीक है, तो एक इसकी एफरेंट लिम्फेटिक होगी और कोई इसकी इफरेंट लिम्फेटिक। एफरेंट मीन्स लाने वाला
लाने वाला, और इफरेंट मीन्स लेके जाने वाला, लेके जाना वापस, मीन्स कि यहाँ से जाता है और इसके अंदर सारी वो ब्लड साफ होता है, साफ होने के बाद यहाँ से बाहर निकलता है खून। ठीक है, तो एफरेंट लिम्फेटिक्स ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की थ्रू मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी सेल्स और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन के साथ। तो लिम्फ नोड के अंदर आपके सारे सेल्स होते हैं। जब भी आप किसी एरिया का इन्फेक्शन होगा तो उस एरिया के लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे। अगर आपकी टांग के ऊपर जख्म हो तो आपके ग्वाइनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। आपका गला खराब हो, दांत दुखता हो, आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। आपके हाथों पे इन्फेक्शन हो, आपके एक्जिला के अंदर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें जो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिडल्ला और फोलिकल, मिडल्ला और पैराकोर्टेक्स। फोलिकल वो जगह है जहाँ पे बी सेल्स होते हैं। ठीक है, बी सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, बीस के प्रोलिफरेशन के बाद बी सेल्स में इजाफा होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो, अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स देखें ये डेंस है, इसका रंग गहरा है, जबकि सेकेंडरी फॉलिकल का रंग कम गहरा है। ठीक है, अच्छा, जो मेडल्ला है इसमें मेडलरी कॉर्ड्स होती हैं और साइनसेस होती हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं कि यहाँ से ब्लड आता है कार्ड्स के थ्रू और ब्लड फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आता होता है कि बी सेल्स लिम्फ नोड्स में किस एरिया में होते हैं, तो होते हैं फॉलिकल के अंदर। और पैराकोर्टेक्स का क्वेश्चन आता होता है कि आपको टी सेल्स वो किस जगह पे होते हैं, पैराकोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, पैराकोर्टेक्स कौन सा एरिया है? रीजन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन फॉलिकल एंड मेडल्ला। फॉलिकल और मेडल्ला के दरम्यान वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पैराकोर्टेक्स। ठीक है, इसमें हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स होती हैं जो कि टी और बी सेल्स के एंट्रेंस का काम करती हैं। अच्छा, ये डाइगॉइड सिंड्रोम हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ये इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट है, इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है पेशेंट की। इन डाइगॉइड सिंड्रोम के पेशेंट में पैराकोर्टेक्स डेवलप नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये पैराकोर्टेक्स ही होता है वो वाला एरिया जो इन्फेक्शन की सूरत में एनलार्ज हो जाता है, जिसका हाइपरप्लेजिया हो। हाइपरप्लेजिया मीन्स एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट होती है तो पेशेंट को लिम्फोडेनोपैथी, जैसे कि हम लोग लिम्फ नोड बॉडी में मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वो इलाज उसी वक्त होंगे जब वो किसी चीज़ को ड्रेन कर रहे होंगे, इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, मलिग्नेंसी को। ठीक है, तो मेन हम लोगों ने पहला काम वाली चीज़ क्या याद की कि जो इम्यून सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। और ये बॉडी की मेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्राइमरी आर्गन कौन कौन से हैं? बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी आर्गन कौन कौन से हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, लिम्फ नोड का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या क्या है? फॉलिकल, मेडल्ला और पैराकोर्टेक्स। फॉलिकल्स के अंदर बी सेल्स होते हैं, पैराकोर्टेक्स में टी सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ये वाला जो टेबल है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो कौन से लिम्फ नोड्स किस एरिया को ड्रेन करते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए। हेड एंड नेक का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जाएगा।
यानी इस एरिया का जो भी इन्फेक्शन होगा वो आपके सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जाएगा, ठीक है। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी गला खराब होना, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, कावासाकी डिजीज, ठीक है। अच्छा, ट्रेकिया और इसोफेगस के नोड्स कहाँ इन्वॉल्व ड्रेन होते हैं? मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम कौन सा वाला एरिया होता है? जैसे मैंने पहले बताया था, दो लंग्स का दरमियानी एरिया इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। इसी वजह से जो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स हैं हम लोग एक्सरे के ऊपर देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियास्टिनल लिम्फोडेनोपैथी, टीबी, सर्कोडोसिस, लंग मैलिग्नेंसी, ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस। मीडियास्टिनल लिम्फोडेनोपैथी का जो एक्सरे है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को टीबी के सिनेरियो के साथ, सर्कोडोसिस के सिनेरियो के साथ और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के सिनेरियो के साथ आ जाता होता है, इसको हम एक इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, हाइलम भी कहते हैं इसको, ठीक है। मीडियास्टिनम और हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी। तो ये सारी ट्रेकिया, इसोफेगस और लंग्स की डिजीज लेके जाते हैं। तो लंग्स की मेन डिजीज़ पाकिस्तान में आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज़ पल्मोनरी। तो पाकिस्तान इंडिया में जो बड़ी इंपॉर्टेंट लंग की डिजीज़ इज़ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की सिग्निफिकेंस है ब्रेस्ट टिश्यूज़ के साथ, ब्रेस्ट टिश्यू के साथ। जब हम लोग ये इसका क्वेश्चन आपको आएगा सीए ब्रेस्ट के साथ। जब हम लोग पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं ये सोचते हुए कि इसको मलिग्नेंसी तो नहीं ब्रेस्ट की, तो हम लोग उसकी एक्सिला का एग्जामिनेशन लाजमी करते हैं ये देखने के लिए कि लिम्फ नोड एनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड्स का एक काम तो जो है वो इन्फेक्शन को ड्रेन करना है। दूसरा काम क्या होता है, जब कोई कैंसर के सेल्स होंगे ये लिम्फ नोड्स उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। जब कैंसर के सेल्स लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाएं तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर के सेल्स ब्लड के अंदर चले जाएं, दूसरे एरियाज तक चले जाएं, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के साथ आप लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर का लफ्ज़ याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब सीलियक, स्पीरोमेसेंटेरिक, इन्फीरियोमेसेंटेरिक ये सारे और जो लिम्फ नोड्स हैं इनकी एसोसिएशन किसके साथ? आपके जीआई सिस्टम के साथ। जीआई सिस्टम में लिवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूडेनम, जुजनम, आइलियम, कोलन, ये सारे कहाँ से किससे रिलेटेड हैं? आपके जीआई सिस्टम के साथ, ठीक है। तो जीआई सिस्टम के अंदर इन ऑर्गन्स की कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी कोई भी होगा तो ये वाले लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे। इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इनको हम लोग कैसे देखते हैं? ये भी पल्पेट नहीं होते, इनको भी हम लोग अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से देखते हैं, ठीक है। जो बाहर की साइड पे होंगे, आप लोगों ने एग्जामिनेशन अगर आप लोगों को याद हो तो जीपी के अंदर लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जिन लिम्फ नोड्स को पल्पेट कर सकते हैं वो है सर्वाइकल, एक्सिलरी, इग्वाइनल और पैराट्रोक्लियर होते हैं। जो मीडियास्टिनल होंगे और जो इंट्रा एब्डोमिनल होंगे उनको हम लोग पल्पेट नहीं कर सकेंगे, उनके लिए हम लोगों को सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड वाला कहता है कि मुझे पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड नजर आए क्या, या आपको सिनेरियो में पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड की इलाजमेंट आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है दिस इज रिलेटेड टू टेस्टिस एंड ओवरीज। ये आपके यूरोजेनिटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, यूरोजेनिटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। पैरा एओर्टिक इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ कि आप लोगों ने याद रखना है। पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड के साथ क्या चीज़ याद रखनी है? टेस्टिस, ओवरीज, किडनीज और यूट्रस, मीन्स के यूरोजेनिटल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक और सुपरफिशियल इग्वाइनल। जैसा कि नाम से जाहिर है ये ज़रा सुपरफिशियल होते हैं, इनको हम लोग पल्पेट करते हैं, इनको हम लोग सबको क्या क्या कहते हैं? इग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो आपके ये लोअर लिम्फ को ड्रेन करते हैं और लोअर
जीआई को ड्रेन करती हैं। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोगों ने नोट किया होगा, आपको पाँव के ऊपर चोट लग जाए, जूता लग रहा है या कुछ कांटा लगा हुआ था, कोई सेलुलाइटिस हो गया है, तो क्या होगा, आपको अपने इंग्वाइनल रीजन के अंदर पेन महसूस होगी। वो पेन किस वजह से होती है? लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट की वजह से। पेशेंट को रेक्टल एब्सेस है, एब्सेस से क्या होगा, इसकी ड्रेनेज कहाँ होती है? इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, पोप्लिटी लिम्फ नोड्स आपकी लिटिल लेग सोलाइटिस में इलाज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड्स का की ड्रेनेज के जो एरियाज है, इनमें जो मशहूर क्वेश्चंस हैं वो हैं कौन कौन से? एक तो हाइलर लिम्फ नोड न्यूरोपैथी याद रखनी है, दूसरा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के साथ सीए ब्रेस्ट याद रखना है, तीसरा आपके जो पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स हैं वो मेटास्टेसिस आता है उनका आपको यूरोजेनेटरी सिस्टम की तरफ से। तो ये 3 क्वेश्चंस बड़े कॉमनली इम्तिहान में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑर्गन इज स्प्लीन। स्प्लीन क्या चीज़ थी भला? दिस इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन की लोकेशन क्या है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसने आपकी जान नहीं छोड़नी जब तक हम लोग एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। स्प्लीन के बारे में पहली चीज़ मैंने क्या कही थी? बॉडी का मेन फिल्टर है, ये बॉडी का मेन फिल्टर है। ठीक है। इसकी लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, जैसे कि आप लोगों सबको पता है, स्टमक के पोस्टीरियर साइड के ऊपर। ठीक है। और जो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है वहाँ से 9th 11th रिब के पीछे पड़ी होती है। नॉर्मली स्प्लीन पल्पेबल नहीं होती। नॉर्मली जब स्प्लीन का साइज नॉर्मल है तो इट विल नॉट बी पल्पेबल, नॉट पल्पेबल। ठीक है। स्प्लीन अबाउट 2.5 टाइम्स एनलार्ज होगी तो पल्पेबल होगी। ठीक है। ये बॉडी का एक बड़ा सारा लिम्फाइड ऑर्गन है, जैसा लिम्फ नोड है उसी तरह स्प्लीन है। अच्छा जी, इसके भी दोनों पोर्शन, लिम्फ नोड्स के पोर्शन है, इसके भी पोर्शंस हैं। इसके कौन कौन से पोर्शंस हैं? साइनोसाइड्स हैं, और इसके अंदर साइनोसाइड्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती है मैच्योरेशन की, कि सेल्स कहाँ कहाँ पे कैसे मैच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, साइनोसाइड में क्या क्या है? साइनोसाइड क्या चीज़ है? इज अ लॉन्ग वेक्यूलर चैनल्स इन रेड पल्प, इन रेड पल्प। टी सेल्स कहाँ पे होते हैं? पेरी आर्टिकुलर एरिया में। बी सेल्स कहाँ होते हैं? फॉलिकल्स के अंदर। और मार्जिनल जोन्स के अंदर क्या चीज़ होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये लफ्ज़ इस तरह याद कर लें, टी सेल्स, पेरी आर्टिकुलर, बी सेल्स, फॉलिकल, और मार्जिनल जोन्स के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है। अच्छा, स्प्लीन जो है वो बॉडी का, मैंने जैसे कहा कि मेन फिल्टर है। बड़ी दफ़ा आप ऐसे होता है कि ट्रॉमा की वजह से या किसी ऐसी डिजीज़ की वजह से स्प्लीन जो है वो निकालनी पड़ जाती है, उसको कहते हैं स्प्लीनेक्टमी। तो स्प्लीनेक्टमी जब हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा? इन ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन का खतरा इंक्रीज हो जाएगा। तो एनकैप्सुलेटेड का लफ्ज़ याद रखना है कि पेशेंट को अगर स्प्लीनेक्टमी हो जाए तो एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन का खतरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो स्प्लीन थी उसने इन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को बॉडी से
बाहर निकालना था, उनको मार देना था। जब स्प्लीनेक्टमी हो जाए किसी पेशेंट की तो वो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बॉडी के ऊपर हमला करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्प्लीनिक डिसफंक्शन और किस किस वजह से हो सकता है? स्प्लीन निकाली जा सके या ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाए। ऑटोस्प्लीनेक्टमी से क्या मुराद है? किसी वजह से स्प्लीन का फंक्शन ख़त्म हो गया। अगर आप लोग गौर करें, स्प्लीन की एक ब्लड सप्लाई है। सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, आपके जो सेल्स की जब सिकलिंग होती है तो आपकी ब्लड वेसल जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लड वेसल ब्लॉक होगी तो क्या होगा? इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया होगा तो क्या होगा? स्प्लीन आहिस्ता आहिस्ता छोटी होकर ख़त्म हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑटोस्प्लीनेक्टमी। ऑटोस्प्लीनेक्टमी का लफ्ज़ किस चीज़ के साथ याद रखना है? सिकल सेल डिजीज़ के साथ। सिकल सेल डिजीज़ के साथ। अच्छा जी, स्प्लीन का एक और काम क्या है कि जब आपके इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होगी, जैसे मैंने कहा, तो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ये किस वजह से होगा? स्प्लीन नहीं होगी, आईजीएम नहीं होगा, आईजीएम नहीं होगा तो कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होगी, कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म खाए नहीं जाएंगे, ऑर्गेनिज्म खाए नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, स्प्लीन जो है ना, मैं जो मैंने पहले फिक्रा बोला ना कि मेडिसिन के लोगों के लिए स्प्लीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम लोग को जब कमांड मिलती है एग्जामिनेशन में, एग्जामिन दी एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में जो एग्जामिनेशन करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन ढूंढना होता है वो स्प्लीन और लिवर होते हैं। समझ गए? तो सर स्प्लीन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। स्प्लीनोमेगाली की काजेस शायद ही कोई वाइवा हो जिसमें ना पूछी जाती हो। ठीक है, स्प्लीन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जब पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हो जाए तो एक तो उसको एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का खतरा इंक्रीज हो जाता है, खतरा इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जब जो स्प्लीन का एक दूसरा काम था कि आपकी बॉडी में से जो डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं, जैसे मैंने कहा था ये बॉडी का मेन फिल्टर है, डैमेज आरबीसीज को निकालना, तो डैमेज अब ब्लड सेल्स नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? वो बॉडी के अंदर ही मौजूद रहेंगे, ब्लड के अंदर ही मौजूद रहेंगे। तो स्पेसिफिक आपकी उसके ऊपर आती होती है एक पेरिफेरल स्मीयर पे हावल जोली बॉडीज, टारगेट सेल्स और थ्रोम्बोसाइटोसिस नज़र आता है हमें। ठीक है, हावल जोली बॉडीज़ के बेसिकली क्या चीज़ होती हैं? ये आपको अगर याद हो, जो आरबीसीज होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके अंदर न्यूक्लियर रेमिनेंट बरकरार रहे तो वो क्या चीज़ है? वो हावल जोली बॉडीज़ है। ठीक है, और टारगेट सेल किस तरह के नज़र आते हैं? जैसा कि एक टारगेट सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा तीरंदाजी के अंदर एक टारगेट होता है, टारगेट इस तरह के सेल्स में हमको टारगेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर कहीं पे भी जब सेल्स ज़्यादा होंगे तो आपकी स्प्लीन उनको निकालेगी, स्प्लीन उनको निकालेगी। जब निकाल नहीं सकेगी तो उनका काउंट बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से स्प्लीनेक्टमी के पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट काउंट और टीएलसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट काउंट और ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जब किसी पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी करनी हो तो स्प्लीनेक्टमी से पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, स्प्लीनेक्टमी दो तरह से हो सकती है, एक होती है प्लान्ड और एक होती है इमरजेंसी। ठीक है, अगर इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी है उसमें भी हम लोगों को वैक्सीनेशन करवानी है, लेकिन जो प्लान्ड है उसमें तो वैक्सीनेशन लाजमी करनी है। ठीक है, तो जब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हो गई है या होने वाली है तो उसको किन ऑर्गेनिजम्स के लिए पेशेंट को वैक्सीनेट करना चाहिए,
तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? निमोकोकस, इचिनफ्लुएंजा बी और मेनिंगोकोकस। ठीक है, अगर आप लोग याद करें माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर की जो आपका नॉलेज है तो आपको याद होगा कि ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। एनकैप्सुलेटेड क्या है? एनकैप्सुलेटेड। तो स्प्रिंग के साथ लफ्ज़ क्या क्या याद रख रहे हैं आप लोगों ने? एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ बॉडी को की प्रोटेक्शन करती है। तो स्प्रिंग एक्टिव स्प्रिंग बॉडी से निकल रही हो या निकल चुकी हो तो हमने क्या करना है? इन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ पेशेंट को इम्यूनाइज करना है। ठीक है।